फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंटेंट बेसिक स्किल चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स, ये बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों है? पहले उसका बेसिक समझते हैं तो ही अपने को अंडरस्टैंड होगा क्यों क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए गए और उसका हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम में कैसा इफेक्ट होता है। ओके। और इस टाइम है ना, मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो सिखाने का जो टेक्निक है ना, थोड़ा डिफरेंट रखा है कि सो दैट आपको ना मालूम पड़े कि भाई शेड्यूल 3 में कैसे कैसे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है। तो उससे ना आपको अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छा हो जाएगा। ओके। लेकिन लेक्चर शुरुआत करने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा ना तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट उनका भी एग्जिस्टिंग स्किल बढ़ जाएगा। ओके। और आपका भी बढ़ेगा। और अगर आप साथ में डिस्कस करेंगे कि यार ये और क्या क्या इसमें है, तो उससे अच्छा और आपका अपग्रेडेशन होगा। ओके। तो ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है कि सो दैट जो अभी का जो सिचुएशन चालू है उससे अगर आपकी स्किल अगर अच्छी रहेगी ना तो आपका ही परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। और मैनेजमेंट के सामने आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिखेगा क्योंकि आपने ये सिचुएशन में खुद को इम्प्रूव किया आपने। हाँ। ओके। तो चलो शुरुआत करते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्यों जरूरत है मालूम है? कि अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं रहते तो क्या होता था? तो इंडिया में ईच एंड एवरी कंपनी विल शो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम, इच विल शो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दूसरा फॉलो करते थे। और हर एक कंपनी सॉरी, हर एक कंपनी प्रॉफिट और लॉस अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी में प्रॉब्लम होता और उनके यूनिफॉर्मिटी भी अपने को समझ में इशू आ जाता। तो 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सा शुरुआत हुई। ओके। उसमें 7 कैटेगरी दिखा है। पहला देखो, ये ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। देखो, रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट मतलब वैल्यू, और प्रेजेंटेशन मतलब वेयर टू रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर मतलब नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। फ्रेंड्स, अभी देखो ये, हाँ, और एक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने ये डिवीजन 1, 2, 3 में उन्होंने गाइडेंस नोट प्रेजेंट किया है। और उन्होंने फर्स्ट गाइडेंस नोट में उन्होंने नॉन इंडियस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको एप्लीकेबल है वो गाइडेंस 1 फॉलो करे, जिसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो गाइडेंस डिवीजन 2 फॉलो करे, और जिसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो है लेकिन वो एनबीएफसी है तो उसको डिवीजन 3 फॉलो करना पड़ेगा। ओके। और शेड्यूल 3 फॉर्मेट है। देखो, ये लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों। लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना, पहले मैं आपको ना ये पूरा पढ़ के दिखाता हूँ, बाद में शेड्यूल 3 में बताता हूँ कि कैसे अप्लाई होता है। तो एक बार रीड आउट करता हूँ एक्सप्लेनेशन ना। देखो, पहला छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन दूंगा, शेड्यूल 3 में थोड़ा और दूंगा, और जब अपन आगे जाएंगे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ईच एंड एवरी, तब मैं और उसका बताता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्यों लाया क्यों है। देखो, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्यों अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज क्यों करना पड़ता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है वो। देखो, अपना जो ऑडिट रिपोर्ट रहता है ना, तो पहला ऑडिटर रिपोर्ट रहता है, बैलेंस शीट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, कैश फ्लो रहता है, और और नोट्स टू अकाउंट के पहले सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं। ओके। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में वो पूरा डिस्क्लोजर होता है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो की है और कैसे बैलेंस शीट बनाई है। देखो, दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब जो कंपनी का स्टॉक है उसका वैल्यूएशन का मेथड कैसे फॉलो किया है। देखो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। अगर कंपनी फॉलो नहीं करती है ना तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिस्क्वालीफाई कर देगा ऑडिट रिपोर्ट और लिखेगा कि कंपनी ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास दी है कि भाई देखो ये कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है कि नहीं। अगर 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 कहाँ पे अगर मैनेजमेंट ने व्यू दूसरा लिया तो ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई कंपनी ने डिस्क्लोजर का मेथड अलग किया है। ओके। तो यूजर को रीडर को मालूम पड़े।
देखो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का पर्पस क्यों मालूम है कि हर एक पर्सन को कंट्रोल करे कि भाई तो आप ऐसा प्रेजेंटेशन मत करो, इससे इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होगा, रीडर्स को प्रॉब्लम होगा, इनकम टैक्स को प्रॉब्लम होगा, गवर्नमेंट एजेंसी को प्रॉब्लम होगा। ये जो जितने भी इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपके कंपनी के लिए, उनको मालूम होना चाहिए भाई यूनिफॉर्म है प्रेजेंटेशन। ओके, तो उसके बाद ही वो इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड रूल, एक रेगुलेशन है, एक कायदा बना के रखा है कि ऐसा ही आपको प्रेजेंट करना है। नहीं तो क्या हर एक अलग अलग दिखाएगा तो दिमाग अपना घूम जाएगा, यार ये कैसे कैसे ये प्रॉफिटेबिलिटी है क्या भाई लॉस है इसमें, वो मालूम नहीं पड़ेगा। तीसरा देख अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखाया जाता है कि देर आर टू मेथड, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। कैश फ्लो मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिंपल रिसिट्स एंड पेमेंट। मतलब आपका खुद का बैंक अकाउंट होता है ना, तो आप क्या करते हैं, पहला मेरा ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पूरे साल में कितने रिसिट है, बाद में मेरे पूरे साल में कितने पेमेंट है, और मेरा क्लोजिंग, बस यही ये बोलते, ये इसको ही बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सिंपल है, सिंपल मतलब ड्यूरिंग देयर कितना रिसिट, ड्यूरिंग देयर कितना पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस डालो बैंक का और बैंक और कैश का, और क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक को, आपका टैली हो जाएगा। क्लियर, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा कंपलसरी। इनडायरेक्ट मेथड में आपको ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग में आपको दिखाना पड़ता है। चौथा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ये क्यों लाया मालूम है, सिर्फ कंपनी को मालूम होता है कि मुझे हम क्या क्या लॉसेस आगे होने वाले हैं, मेरे कौन से कोर्ट में मैटर चालू है, किस में मुझे पैसा देना है, किस में पैसा आना है, तो ये इसमें मालूम होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। तो ऑडिटर फोर्स करता है मैनेजमेंट को, आप डिस्क्लोज करो कि आपका केस का क्या प्रेजेंट स्टेटस है, आपको आपका क्लेम अगर लॉस होता है तो आपको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं। ओके, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे ना कि अगर कंपनी ने प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस, प्रायर पीरियड इनकम दिखाया, तो इसको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो, ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। क्यों मालूम है कि उसमें एक प्रोसीजर बताया कि कैसा प्रेजेंटेशन होगा। दोस्तों शेड्यूल 3 में ना प्रायर पीरियड आइटम है ना, वो फ्रेश पे नहीं दिखाया है, ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और एक्सेप्शनल आइटम ही प्रेजेंट करने को बताया, वो आपको फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस को शो करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस है तो इनकम कैसा रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस कैसा बुक होगा, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में बताया। नहीं तो ये कंस्ट्रक्शन वाले आप खुद कुछ भी दिखा देंगे इनकम और गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि भाई रेवेन्यू कब बुक हो, रेवेन्यू कब बुक हो। सिंपल लैंग्वेज में आप बोलेंगे ना, जब भी अपन मार्केट में जाते हैं तो अपन जब भी परचेस करते हैं तो अपन मटेरियल लेते हैं और उसको पैसा देते हैं, हो गया ट्रांजैक्शन कैसा। वैसे ही यहाँ पे ही है, आपने अगर डिलीवरी बायर्स को दे दी और उसने डिलीवरी चलाना एक्सेप्ट किया, तो आपका कंफर्म हो गया कि भाई रेवेन्यू अभी आने का चांस है। अनलेस बैड डेब्ट अगर होगा दैट इज एक्सेप्शनल, लेकिन रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा ये इसमें मालूम पड़ेगा। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि भाई फिक्स एसेट कैसे रिकॉर्ड करना है, फिक्स एसेट में क्या क्या कैपिटलाइज होगा, डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड हो, इम्पेयरमेंट हो तो इम्पेयरमेंट कैसे प्रोवाइड हो, रिवैल्यूएशन होता है तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा हो, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में दिखाया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या है, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में क्या दिखाया जाता है कि अगर फॉरेन करेंसी में आपने लोन लिया है, और फॉरेन करेंसी लोन लिया किस लिए, कि अगर कोई एसेट आपको खरीदनी है और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है या काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट वहाँ पे कैपिटलाइज, वहाँ पे सॉरी एक्सचेंज गेन और लॉस वो वहाँ पे कैपिटलाइज किया जाता है। ओके, और आपकी सब्सिडरी हो फॉरेन में या इंटीग्रेटेड हो मतलब ब्रांच हो फॉरेन में, तो उसका अकाउंटिंग कैसा हो ये इसमें दिखाया है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब अगर आपको देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो सबका अकाउंटिंग स्टेटमेंट दिखाया कि क्या ऐसा ग्रांट मिला तो ऐसा शो करने का, ऐसा ही शो करना है आपको, आपको अलग दिमाग नहीं लगाना है। ये उन्होंने मैसेज दिया है मैनेजमेंट को कि आपको ऐसा ही प्रेजेंटेशन करना है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बोला है भाई तुझे देखना है कि भाई इन्होंने बराबर रिकॉर्ड किया है कि नहीं, अगर नहीं किया तो डिस्क्लोज करो कि भाई मैनेजमेंट ने भाई दूसरा, तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज करेक्टली फॉलोड और नॉट। ओके,
दूसरा भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट किया है तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसा होगा, तो यहाँ पे 13 में बता है। सबसे डिविडेंड मिलता है सब्सिडरी से, तो कब वो रिकॉर्ड करना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड या कोई शेयर और प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप, तो कब बुक करना चाहिए वो बताए। अमालगमेशन, अगर आपने अगर अमालगमेशन होते हैं किसी में कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, तो उसका कैसा डिस्क्लोजर होना चाहिए, आपने क्या क्या कैसे क्या काम किया है, कैसे एसेट्स को क्लब किया है, कैसे गुडविल कैलकुलेट किया है, कैसे कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट है, वो आपको बताया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 क्या बोलता है, एम्प्लॉय बेनिफिट। देखो एम्प्लॉय बेनिफिट क्या क्या रहते हैं, देखो एम्प्लॉय बेनिफिट में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, ग्रेजुएटी है, टर्मिनेशन है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है। दोस्तों ये एम्प्लॉय बेनिफिट ये जो कॉस्ट निकलते हैं ना, एक्चुअल निकलते, क्यों मालूम है, जनरली ना अगर ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता तो क्या होता था मालूम है, अगर एक ही ईयर में कभी सडनली वॉलंटरी रिटायरमेंट हो तो बड़ी कॉस्ट पीएनएल में रिफ्लेक्ट होगी, तो पूरा लॉस हो जाएगा। तो वो यूनिफॉर्म करने के लिए ईच एवरी ईयर वो यूनिफॉर्म करने के लिए वो उसको सेग्रीगेट किया जाता है, वो जो एक्सपेंस है ना उसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है, और वो कौन करता है, एक्चुअल करता है। और उस बेस पे प्रोविजंस अकाउंट्स में बुक हो जाती है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में फॉर कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, contribution in other funds, that is gratuity, termination benefit, voluntary retirement, so that वो क्या होता है उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट बड़ा ना हो। नहीं तो क्या सडनली अगर बड़ा एक्सपेंस है तो आपका लॉस ज़्यादा दिखेगा। अभी बोरोइंग कॉस्ट 16 नंबर। बोरोइंग कॉस्ट का पर्पज़ क्या है कि अगर आपने फंड बोरोड किया है बैंक से, कंपनी से, तो क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है। अगर आपने कोई एसेट खरीदने के लिए लोन लिया है और एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज किया जाता है। अगर आपने लोन वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, सॉरी वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म रहता है, बोरोइंग कॉस्ट अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, बड़ी कोई एक प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट वहाँ पे होता है, डेबिट होता है। अगर वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है वो पीएनएल में हिट हो जाता है फाइनेंस कॉस्ट। सेगमेंटल रिपोर्टिंग, ये सेगमेंटल रिपोर्ट में क्यों, देखो पहला मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाया है वो हमेशा पहला अंडरस्टैंड करो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, उसके बाद ही आप रीड कर सकते। दोस्तों मैं यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में नहीं दिया है, डिटेल में देखना है तो आपको एमसीए के वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के वेबसाइट में जाके चेक करना पड़ेगा क्या डिटेल क्या ना, लेकिन इसका बेसिक लॉजिक बताऊँगा। देखो सेगमेंटल रिपोर्टिंग मतलब क्या है कि यूज़र्स को, देखो आपने पीएनएल में इनकम करके दिखाया, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ेगा यार उसने प्रोडक्ट वाइज कितना इनकम मिला उसको, ओके, या कंट्री वाइज कितना इनकम मिला, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है यूज़र, और यूज़र अलर्ट होता है, अरे बाप रे ये कंट्री से उसको इतना इनकम मिलता है, ये कंट्री से इतना मिलता है। अगर देखो वॉर हो रहा है और बाद में आप लोग को मालूम है अरे ये वो कंपनी, ये तो कंट्री में अभी वार आगे जाके कुछ बड़ा लफड़ा होने वाला है, तो ये इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, तो अलर्टनेस भी मिल जाता है। या उससे अच्छा मालूम पड़ता है कि भाई हाँ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ग्रोथ कर रही है, बहुत सारे कंट्री में उसका प्रोडक्ट जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट मैसेज जाता है। और सेगमेंटल रिपोर्टिंग मतलब जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बिजनेस वाइज प्रेजेंटेशन, रिपोर्टेबल सेगमेंट, और उसमें टेस्टिंग के रूल है, ओके। उसके बाद है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर 18 नंबर। देखो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर क्यों लाया गया, मतलब जब भी कभी कंपनी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंस पे नहीं होते, कि अगर 100 रुपये का माल है 110 में बेचती है या 90 रुपये में बेचते हो, तो एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं बेचते, तो उससे क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट पड़ता है। और जो रियल डिस्क्लोजर होता है, जो जो रियल ट्रांजैक्शन मार्केट में थर्ड पार्टी से, वो नहीं डिस्क्लोज होता, इसलिए रिलेटेड पार्टी से डिस्क्लोजर डालेंगे ना तो यूज़र को मालूम होता है कि ये कंपनी कितनी डिपेंडेंट रिलेटेड पे, तो ट्रांजैक्शन प्रॉपर शो किया है कि नहीं वो दिखता है। लीजेस मतलब भाड़े पे, भाड़े पे आपने कोई एसेट लिया है क्या, उसमें भाड़े के एसेट में दो टाइप रहते हैं, एक ऑपरेटिंग है और फाइनेंस। ऑपरेटिंग में आपको भाड़ा देना पड़ता है, फाइनेंस लीज में क्या करते हैं आपकी एसेट हो जाती है, लेकिन आप एवरी ईयर उसको फाइनेंस चार्जेस देते हैं, डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर, भाई अर्निंग पर शेयर आपको दिखाना है तो आपको शेयर होल्डर को मालूम पड़ता है कि भाई मेरा एक शेयर से मेरे को कितना अर्निंग पर शेयर मिला, और उसमें एक डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर भी है कि अगर कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इंटू इक्विटी शेयर है या कन्वर्टेबल डिबेंचर इंटू इक्विटी शेयर है, तो फ्यूचर में कितना डायल्यूट होने वाला है, कितना मेरा ईपीएस डाउन होगा, वो डायल्यूटिव ईपीएस से मालूम पड़ता है। उसके बाद एक कंसोलिडेट फाइनेंशियल, दोस्तों अगर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं ना तो प्रॉफिट मालूम नहीं पड़ता है, अपने को लगता है इतना है, लेकिन जब कंसोलिडेट करते हैं ना, क्योंकि वो
इन्वेस्टमेंट का ही पैसा में ट्राइवर्ट हो जाता है। ओके, तो वो कंसोलिडेट करेंगे ना तो ओवरऑल प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये क्यों लाया मालूम है? क्योंकि ना प्रॉफिट एज पर टैक्स कंपटीशन एंड प्रॉफिट एज पर कंपनी है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टैक्स से कंपटीशन में टैक्स जीरो आ रहा है, कंपनी जैक में टैक्स भरने को आ रहा है, तो आप वो शो हो रहे हैं। उससे क्या होता है, वो ये कंपनी अपने को लगता है कि भाई कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, टैक्स पे कर रही है। नहीं भाई, ये टैक्स का इम्पैक्ट है। तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में प्रेजेंटेशन परफेक्ट दिखा है। इनकम टैक्स दिखाना है, करंट टैक्स, और आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करना है, सो दैट वो नलीफाई इफेक्ट हो। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 कि अगर आपने एसोसिएट में इन्वेस्ट किया, एसोसिएट में मतलब मोर देन 51% नहीं, 20% से ऊपर बट 50% से नीचे, ओके, उतना आपने इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में, उसको सब्सिडी नहीं बोला जाता है, उनको एसोसिएट बोला जाता है। तो वो उसका एसोसिएट का अगर शेयर मिलता है आपको, तो आपको फेस ऑफ द बैलेंस शीट के नीचे आपको दिखाना कि भाई मुझे इतना शेयर मिलेगा। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू मतलब आपने कोई बिजनेस बंद किया है और अगर मिडल ऑफ द ईयर में बंद किया तो उसका प्रॉफिट लॉस कितना है आपको फेस ऑफ द प्रॉफिट लॉस में दिखाना है। और दोस्तों ध्यान रखें कि अगर कोई एसेट्स एंड लायबिलिटी आप सेल करते हैं डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तो उसका भी टैक्स इम्पैक्ट आपको यहाँ पे शो करना है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या है कि एनी डे एनी डे बिटवीन दी टू फाइनेंशियल ईयर्स अगर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोला जाता है। तो लेकिन उसके लिए सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है एज इट इज़ कि वो 31 मार्च की है। तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहाँ पे आप लेंगे तो आपको या जिस डेट में प्रेजेंट करें, सपोज 30 सितंबर को कर रहे हैं या 30 जुलाई को कर रहे हैं, तो आप 31 जुलाई को कर रहे हैं तो आपको सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। लाइबिलिटीज़ जो है, कंटीजेंट है, मटेरियल इवेंट्स सब डिस्क्लोज करना। इंटेंजिबल एसेट, जो एसेट दिखती नहीं है लेकिन उसको प्रोवाइड कैसे करना, उसको डिप्रिसिएशन का लाइफ कैसे डिसाइड करना, डिप्रिसिएशन नहीं बोला जाता, उनको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है, तो वो कैसे डिस्क्लोज होगा ये इसमें बताया। उसके बाद है 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, मतलब आपकी कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर्स में बिजनेस में पैसा डाला है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट मतलब आपकी कोई एक फिक्स एसेट है और बिकॉज ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब टेक्नोलॉजी इफेक्ट से बिजनेस डाउन हो रहा है, ऑब्सोलेंस हुआ है या मार्केट शेयर उसका डाउन हुआ है, तो वहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करना। उसके बाद है प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटीज और कंटीजेंट एसेट, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट एसेट्स, और कोई कोर्ट का मैटर हो तो या को इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलने का भी कंफर्म हुआ है, तो वो कैसे डिस्क्लोजर करना है वो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो चलो मैं अभी इस टाइम आपको जो बताने वाला हूँ शेड्यूल 3 फॉर्मेट में। देखो पहला है ना, जो अकाउंटिंग पॉलिसी है ना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में अप्लाई होता है। वहाँ पे आपको डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट मतलब ये कहाँ पे होता है, पहला रहता है ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद बैलेंस शीट रहती है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट रहते हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। उसमें क्या रहता है सिग्निफिकेंट, कि भाई कंपनी ने बैलेंस शीट बनाते टाइम क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है। और उसके बाद है एप्लीकेबल अकाउंट, और भी है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स पे देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉन एडजस्टिंग में पीएनएल में नहीं दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में देखो बहुत सारे डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको नोट्स टू अकाउंट्स में ही करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्टेड दिखाया बाद में, लेकिन आप देखें कोई बैलेंस शीट का आप देखो सब डिस्क्लोजर रहता है, लेकिन मैं अभी देखो शेड्यूल थ्रू फॉर्मेट से आपको अंडरस्टैंड कर, सो दैट आपका नॉलेज क्लियर हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंटल रिपोर्टिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, अभी पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए उसमें कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, देखिए रेवेन्यू रिकॉर्ड, आपको सेल्स कब बुक करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब परचेज का ट्रांजैक्शन होता है। आप जब भी मार्केट में जाते हैं, आप जब भी परचेज करते हैं तो आप उसको पैसा देते हैं और वो मटेरियल लेते हैं, तो दैट टाइम ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। सिमिलरली यहाँ पे भी जब बायर्स डिलीवरी एक्सेप्ट करता है तो अब रेवेन्यू बुक है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में भी वैसा है। हाँ सॉरी, यहाँ पे सर्विसेज है, वहाँ पे सपोज प्रोफेशनल सर्विस आपको मिलना है, जितना काम आपने किया है और एज पर एग्रीमेंट अगर है और काम भी उतना कंप्लीट किया तो आप उनको रेवेन्यू दिखा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस है आपका, तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड उसमें अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में दिखाया कि कैसे दिखाना। लीज इनकम ऑपरेटिंग और फाइनेंस है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 अप्लाई करना, तो ऑपरेटिंग लीज इनकम होगा और फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज मतलब आपने भाड़े पे दिया
का खुद का एसेट सामने वाले कंपनी को, तो आपको भाड़ा मिल रहा है। फाइनेंस लीज मतलब आपने सामने वाले कंपनी को एक फाइनेंस किया है कि भाई तुझे एसेट खरीदना है तो मेरे से पैसा लेना, ओके, ओनरशिप भाई तेरे पास रखना, लेकिन मेरा वो जो मैंने तुझे फाइनेंस किया है उसका तुझे आपको फाइनेंस चार्जेस देना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे इनकम दिखा दूंगा, ओके। फाइनेंस उसको क्या होता है, फाइनेंस लीज इनकम। अदर इनकम क्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं और एक बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हर एक कंपनी वाइज अलग अलग इनकम टाइप के होगा, तब पैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे मैंने मिनिमम दिखाया, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कॉमन लगता है सर। बैंक के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव्ड उनका इनकम रहता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में बताया कि इंटरेस्ट पीरियड बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, ओके। अभी अदर इनकम देखो, अदर इनकम में क्या पहले दिखा है, गवर्नमेंट ग्रांट। अगर गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू नेचर होगा तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 फॉलो करना और आपको रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा और टैक्सेबल करना, मतलब प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडी कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब सामने वाली कंपनी की एजीएम हुए और वहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर करें, क्योंकि डिविडेंड हमेशा एजीएम में डिक्लेयर होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 होता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में दिखा है इन्वेस्टमेंट का है, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन सब्सिडरी अदर्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 फॉलो होता है कि इंटरेस्ट आपको पीरियड बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में पता है कि भाई कब रिकॉर्ड, देखो इनकम कब बुक करना है। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, उसमें क्या बोला है, आप इनकम कब बुक कर सकते हैं और कब नहीं बुक कर सकते, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। हर एक आइटम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, तो उस बेस पे आपको अंडरस्टैंड करना है। प्रॉफिट ऑन चेंजेस इन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, तो उसमें जो आपको गेन हुआ तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगता है। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, भाई परचेस स्टॉक इन ट्रेड, तो आप यहाँ पे परचेस में क्या क्या ऐड करें, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दिखा है क्या क्या दिखाना चाहिए। चेंजेस इन इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दिखा है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप दिखा रहे हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में बताया कि क्या क्या कॉस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आनी चाहिए। फाइनेंस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और 16 है। 10 में जब एसेट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो पीएनएल में शो करना पड़ता है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है कि डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ पे आप में प्रोवाइड करें। अदर एक्सपेंसेस मैंने एग्जांपल दिए कि लॉस ऑन चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 लग गया। बैड डेब्ट्स एडजस्टिंग इवेंट्स, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, जहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कि कंटिंजेंट इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, की आपको मालूम पड़ता है कि एक डेटर इंस्टॉलमेंट हुआ है और पैसा आने का चांसेस बहुत कम है, तो बैड डेब्ट्स प्रोवाइड करते हैं। लीज एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस है, फाइनेंस फाइनेंस लीज है तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, लेकिन अगर ऑपरेटिंग का लीज एक्सपेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं, ओके। एक्सेप्शनल आइटम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 लगता है। एक्सेप्शनल आइटम मतलब जो रेगुलर नहीं रहते, सडनली आते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स उसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 5 में बताया कैसे। टैक्स एक्सपेंस में मैंने बताया ना कि ये जो डेफर्ड टैक्स है ना, वो इसके लिए कि क्यों डिफर्ड टैक्स दिखाया जाता है कि वो टैक्स कंपटीशन का जो इम्पैक्ट है ना वो यहाँ पे कवर करता है, ओके। तो यहाँ पे ना अपने को कंपटीशन बनाना पड़ता है कि भाई टैक्स कंपटीशन में कितना टैक्स आ रहा है, उसके बेस पे ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करते हैं, ओके। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, अगर डिसकंटिन्यू कोई बिजनेस करते तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 एप्लीकेबल होता है। उसका टैक्स इंपैक्ट मतलब कोई एसेट्स लायबिलिटी अपनी सेल की है और आपको प्रॉफिट और लॉस डिसकंटिन्यू, उसका भी टैक्स इंपैक्ट आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर, देखो अर्निंग पर शेयर में भी दो है, बेसिक है, डायल्यूटिव है। बेसिक मतलब जो एग्जिस्टिंग नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी करेंगे तो आपको ईपीएस। डायल्यूटिव मतलब आगे जाके ये ईपीएस कम होगा, क्यों कि कंपनी ने कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल इशू किए हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं, और वो कन्वर्टेबल डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है, तो उससे क्या होगा, ये आपका ईपीएस डाउन हो जाएगा। तो इन्वेस्टर को मालूम पड़ता है भाई आगे जाके मेरा ये ईपीएस डाउन होगा तो मेरी मेरी वैल्यू पर शेयर डाउन हो जाएगी। अभी बैलेंस शीट में देखो, अभी शेयर होल्डर्स फंड, उसमें कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने दिखाया पहले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, अगर रिलेटेड पार्टी ने कोई कंट्रोल लिया है तो वो डिस्क्लोज किया जाता है, ओके। शेयर कैपिटल का अगर कंट्रोल किसी ने लिया रिलेटेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मतलब आपको ईपीएस कैलकुलेट, तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ से लेने पड़ते हैं। अगर सब्सिडरी का शेयर कैपिटल हो, तो अगर आप कंसोलिडेशन करते हैं तो
कंसोलिडेशन में शेयर कैपिटल एक्सक्लूड हो जाता है और माइनॉरिटी का प्रेजेंटेशन में देखा जाता है, वहाँ पे अकाउंट 21 और 23 अप्लाई होता है। ओके, शेयर एप्लीकेशन मनी उसमें नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब मोर देन 5 years के लिए लोन लिया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 अगर फॉरेन करेंसी लोन में होगा तो। डिफर्ड लायबिलिटीज नंतर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन उससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 लगता है, वहाँ पे प्रोविजन कंटिजेंसी लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एक्सपेंसेस होगा, मतलब जो फाइनेंस कॉस्ट होगा, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एस मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 लगता है। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसमें भी टेंजिबल है, इंटेंजिबल और वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जो इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहाँ पे लगता है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी है, फिक्स एसेट है, 11 है FCY है, फॉरेन करेंसी में कोई एसेट आपने परचेज किया है, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है फिक्स एसेट के लिए तो वहाँ पे आपको कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ता है। अमलगमेशन हुआ है, एडिशन हुआ है एसेट में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। AS 26 इंटेंजिबल एसेट आपने कुछ डेवलप किया है तो वो भी यहाँ पे आएगा। और AS 28 इम्पेयरमेंट हुआ, मतलब जो आपके एसेट थे आपने डिसाइड किया था भाई मेरी एसेट ये इनकम देने वाले है लेकिन आगे जाके नहीं देने वाली है, उसको आपको इम्पेयरमेंट करना पड़ता है। इम्पेयर मतलब लॉस प्रोवाइड करना चाहता है क्योंकि उसका इकोनॉमिक लाइफ कम हो जाता है एसेट का, तो आपको इम्पेयरमेंट दिखाना पड़ता है। दोस्तों एक क्यों इसलिए मालूम है कि आपका प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्ट शो हो, क्योंकि किसी को मालूम नहीं रहता है कि भाई ये इम्पेयरमेंट है लेकिन कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। कंपनी को देखो दोस्तों ध्यान दो, मैनेजमेंट को सब मालूम रहता है कि कहाँ पे उनका लॉस है, वो अगर नहीं बताएंगे ना तब तक ऑडिटर को भी नहीं मालूम होता है। तो हमेशा है ना ऑडिट रिपोर्ट में देखो पहला मैं एक स्टेटमेंट रहता है कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी फैक्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेस्ड ऑन दैट स्टैट्यूटरी रिव्यू करता है। अगर मैनेजमेंट नहीं डिस्क्लोज करे तो कभी स्टैट्यूटरी को नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एविडेंस, कंफर्मेशंस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज स्टैट्यूटरी को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। उसके बाद अभी देखो करेंट कौन सा सॉरी डिफर्ड टैक्स एसेट तो है 22, अदर नॉन करंट एसेट्स, हाँ यहाँ पे अभी देखिए करंट इन्वेस्टमेंट तो AS 13 है, इन्वेंट्रीज AS 2, ट्रेड रिसीवेबल AS 9 मतलब बैड डेट्स भी कुछ प्रोवाइड करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लाख होता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अभी देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, अदर करंट हो गया। तो मैंने शेड्यूल 3 में आपको बताया कि ईच एंड एवरी आइटम को देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। अगर नहीं हुआ तो अपना जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उस बेस पे आपको प्रोविजंस और एक्सपेंस मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिस पे शो करना है। और जहाँ पे स्पेसिफिक आइटम को बोला कि उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया है तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड द स्टैट्यूटरी कि वेदर प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है कि। उसके बाद डिस्कशन ऑफ समरी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी ये मैं जब थोड़ा पर्पस बता दो कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाया, ये मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पे देखो पर्पस क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखो। यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, सबका प्रॉफिट और लॉस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे होना है सो दैट सबको अंडरस्टैंड हो। चेंज होते कोई पॉलिसी में तो आपको डिस्क्लोज करना है। फंडामेंटल एजम्पशन आपको 3 फॉलो ही करना है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी नहीं। गोइंग कंसर्न मतलब आपकी कंपनी हर साल चलने वाली है, कोई बड़ा फाइनेंस अनलेस एंड अनटिल अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाला है तो गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। कंसिस्टेंसी, डिप्रिसिएशन में तरह कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है। एक्रूअल मतलब आपको कैश अकाउंटिंग फॉलो नहीं करना, आपको एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग करके शो करना है कि भाई कितना एक्सपेंसेस पेएबल है, कितना इनकम रिसीवेबल है, और आपका फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर शो होना चाहिए। और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप पहला प्रूडेंस, सब्सटेंस और फॉर्म और मटेरियलिटी वो अंडरस्टैंड करने के बाद ही वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अभी इसमें क्या है, उन्होंने सिंपल एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आपकी जो वैल्यूशन होगी क्लोजिंग स्टॉक की, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्यों मालूम है, सपोज आपकी इन हाउस कॉस्ट आ रही है 100 रुपया और मार्केट में 70 रुपया उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो आपको 70 रुपये से वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों मालूम है, नहीं तो आपका 30 रुपये से प्रॉफिट बढ़ेगा और लेकिन एक्चुअल में मार्केट में तो यार वो प्राइस उतना मिलने ही वाला है नहीं। तो 100 रुपये कौन से बेस पे आप प्रोवाइड करें, तो आपको 70 रुपये पे ही 70 रुपीज़ पे ही आपको प्रोवाइड करना है।
और यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी दिया है कि देखो यहाँ पे क्यों उन्होंने डिस्क्लोजर किया, नहीं तो यूज़र का दिमाग ना क्या क्या चलेगा मालूम नहीं। और एक बहुत अब बहुत सारे कोड किसे देखो इनकम टैक्स बहुत इतना मालूम पड़ेगा, इतना दिमाग चलता है। तो ये सब डेफिनेशन भी स्पेसिफाई करके रहा है भाई, ये डेफिनेशन ऐसे ही है, आपको यही फॉलो करना है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या कॉस्ट एडिशन होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन है, अदर कॉस्ट है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एलिमिनेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेट कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। कॉस्ट फॉर्मूला देखो फीफो और वेटेड एवरेज है, और भी उन्होंने वैल्यूएशन मेथड दिए, तो वो उस बेस पे देखो मैंने सेलेक्टेड यहाँ पे दिए। और डिटेल आपको रीड करना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एमसीए की वेबसाइट पे आपको डिटेल मालूम पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मैंने बताया ना कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी आपको दिखाना पड़ता है कि ऑपरेटिंग में आपने बिजनेस चलाते हो तो कितना पैसा मिलने वाला है, आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना पैसा मिल रहा है, आपने अगर फाइनेंस लिया है तो आपको कितना फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, डिविडेंड कितना पे दो, शेयर कैपिटल आल्सो इज़ अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि उस बेस पे आपका बिजनेस चलाता है। ओके, तो दोस्तों ध्यान रहे। नोट, फाइनेंशियल इंटरप्राइज अगर बैंक्स और एनबीएफसी होगा तो वहाँ पे ट्रीटमेंट जरा अलग होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड उनका ऑपरेटिंग इनकम होगा। अदर देन बैंक के लिए वो क्या, वो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा अदर देन बैंक। और बैंक के लिए देखो उल्टा है ना, ये जरा थोड़ा उल्टा है, लेकिन आपने को अंडरस्टैंड ऊपर का ही करना है, इस सिंपल फॉर्मेट। अगर बैंक हुआ तो ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। अपने को क्या, अगर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा और मुझे इंटरेस्ट रिसीव मिलेगा, मतलब लोन गिवन यहाँ पे दिया है। अगर आपने लोन टेकन है, लॉन्ग टर्म लोन टेकन है, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मंगवाया है, इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट में, तो आपका डिविडेंड पेड आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 लाने का ये क्यों पर्पज़ है, क्योंकि देखो मैनेजमेंट को ही मालूम होता है कि मेरी कंपनी में कितने आगे जाके लॉस होने वाला है। ओके, तो उसके लिए ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्पेसिफाई किया कि एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग। अगर एडजस्टिंग इवेंट होकर है कि अगर सपोज डेटर हो गया बैंक वो डिक्लेयर बैंक आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, मतलब अकाउंटिंग इंट्री इफेक्ट बुक्स लेना पड़ेगा। अगर नॉन एडजस्टिंग है, देखो फायर हुए तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, इसमें उन्होंने डेफिनेशन दिया है। देखो इसमें यहाँ पे अब मैं बता दूँ, प्रायर पीरियड आइटम है ना शेड्यूल 3 फॉर्मेट में फेस में नहीं है, ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और एक्सेप्शनल आइटम है। ये भाई कब होता है कि जब कुछ एक्सेप्शनल आइटम हो, मतलब साढ़े रेगुलर नहीं रहे रेट, यानी फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, जो हर साल तो नहीं रहते ना, सडनली एक साल है तो वो शो करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखो सभी कभी प्रोहिबिशन ऑफ गुड सर्विसेज बाय न्यू लॉ और लॉसेस गेन फ्रॉम अनयूजुअल और इंटरप्रेनर एक्ट ऑफ द गॉड, मतलब अर्थक्वेक हुआ उससे कुछ लॉस हुआ, तो सडनली एक एक्सेप्शनल आइटम, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना वो दिखा। एस्टिमेशन में कोई अफेक्ट हुआ, मतलब आपने बैड डेट्स जो आप प्रोवाइड करते थे आपने उसमें 5% का प्रोविजन कर दिया, लेकिन उसमें अभी 7% का, तो क्यों एस्टिमेट चेंज हुआ, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ऐसा सिचुएशन हुआ इसलिए आप चेंज करें। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये किस लिए आप लोगों को, बिल्डर्स को है, को उनको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे बुक करना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे बुक करना है, रिकॉग्निशन कैसे करना है, रेवेन्यू एक्सपेंस कैसे बुक करना है। अकाउंटिंग मेथड उनको क्या क्या है कि भाई कि कॉन्ट्रैक्ट अगर इफ़ आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेट रिलायबली, मतलब आपको मालूम पड़ता है कि रिलायबल हो सकता है कि मेरा कितना काम हुआ है, तो उतना परसेंट का आप कंप्लीशन परसेंटेज में आप इनकम शो कर सकते हैं। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर टू बी ट्रीटेड एज ए पीरियड एक्सपेंसेस। ओके, मतलब आपको मालूम है कि भाई इतना तक इनकम हुआ है, तो आप वो आप फिनांश, और यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी दिया। देखो यहाँ पे देखो मैंने बेसिक दिया है कि सो दैट आपको मालूम पड़े कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया है। ओके, और इन अगर डिटेल में रीड करें तो मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया है, तो लेकिन इसमें क्या क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिलेटेड फ्यूचर एक्टिविटी, अनसर्टन रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ अमाउंट, अगर कोई बायर डिफॉल्टर हुआ तो भाई बैड डेट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में बताया। देखो यहाँ पे सब अगर स्पेशल आइटम हो ना, तो वो स्पेशल आइटम का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो प्रोसीजर है वो अपने को फॉलो, अपने को समझना कि क्यों लाया गया, क्योंकि हर एक अपना ना दूसरा ट्रीटमेंट अलग। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों लाया मालूम है कि हर एक ना अपना अपना टेक्निक अलग अलग, कि भाई अपने फैक्ट्री से माल गया
तो चलो इनकम बुक कर। ऐसा नहीं भाई, सामने वाले के गोडाउन में माल गया, उसने डिलीवरी चालान साइन किया और आपको मिला, ओके, तो तब वो सेल ऑफ गुड्स आप तब इनकम बुक कर सकते हैं। ओनली फैक्ट्री से माल निकला और गोडाउन में नहीं पहुंचा और बीच में कुछ हुआ तो अर्थक्वेक हुआ या कुछ चोरी हुआ, हाँ, तो कब, इसलिए बोलता है तो आप नहीं कर सकते ना जब तक उसने डिलीवरी चलान साइन नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं, अगर मेडिसिन आइटम होगा तो क्वालिटी कंट्रोल ने या किसी ने एक्सेप्ट अगर नहीं किया तो ऐसा है। तो वो पूरा हम कंप्लीट होने के बाद रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कंप्लीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड और अंडर प्रोपोर्शनल कंप्लीट आप इनकम बुक कर सकते हैं। इंटरेस्ट 1 मिनट, इंटरेस्ट एंड टाइम प्रोपोर्शनल बेसिस पे आप बुक कर सकते हैं। रॉयल्टीज एक्रूअल बेसिस एज पर एग्रीमेंट। डिविडेंड व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश, मतलब एजीएम हुआ और आपको मालूम अभी इनकम आने वाला है। फिक्स एसेट, तो कोई फिक्स एसेट क्यों शो करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक अपना इंटेंशन रहता है मैनेजमेंट का कि प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और सर्विसेज रेंटल इन द रेंटल टू अदर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एक एक अंडरस्टैंड करते हैं। फैक्ट्री के लिए आपने यूज़ किया, ओके। दूसरा है रेंटल, मतलब आपको भाड़े पे देना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब फायर इक्विपमेंट्स, एसी इन हाउस के लिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आप फिक्स एसेट लेते हैं और उनका लाइफ देखो 12 महीने के ऊपर रहता है। और यहाँ पे परचेस का डेफिनेशन भी दिया है कि परचेस कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड करनी पड़ेगी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे, ट्रेड डिस्काउंट्स आपको माइनस करना पड़ेगा, और एनी डायरेक्ट रिलेटेड मतलब इंस्टॉलेशन है, प्रोफेशनल फीस है, जो कनेक्टेड कॉस्ट है वो आपको वहाँ पे कैपिटलाइज करनी है। हाँ, इसका भी कॉस्ट मॉडल क्या है, कॉस्ट माइनस मतलब कॉस्ट मतलब परचेस कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस आपको डिडक्ट करना है। रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यू होते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, और एवरी ईयर रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन मतलब क्या है मालूम है कि मैनेजमेंट ने ऐसा डिसाइड किया चलो एवरी ईयर अपन वैल्यूएशन करते हैं, तो रिवैल्यूएशन में मालूम पड़ता है कि इसकी कॉस्ट है ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है और हमने कम शो करी, तो जो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है ना वो रिजर्व एंड सरप्लस में भी देता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व करके क्रिएट भी करके, और डिप्रिसिएशन वैसे में प्रोवाइड करता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट शुड बी एलोकेटेड सिस्टमेटिक, वो है बेसिस पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्यों लाए, अगर आपके फॉरेन में कोई ब्रांच हो और या सब्सिडरी कंसोलिडेशन कर रहे हो तो वहाँ पे इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 दिखाया कि अगर फॉरेन में ब्रांच हो तो मॉनिटरी आइटम्स का क्या करना है, कौन सा रेट अप्लाई करना है, नॉन मॉनिटरी आइटम्स मतलब सिंपल भाषा में पीएनएल में कौन सा रेट अप्लाई करना है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को कौन सा रेट अप्लाई करना है, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के लिए कौन सा, फिक्स एसेट के लिए एक्चुअली डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का रेट अप्लाई होता है, ओके। एसेट्स एंड मॉनिटरी एसेट्स एंड लायबिलिटी को कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम एवरेज रेट है, मतलब डिपेंड वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में पूरा डिटेल फैक्ट बताए कि वैल्यूएशन कैसे होगा, और गेन और लॉस हुआ, वो अगर फॉरेन करेंसी लोन आपने लिया है तो उसका भी इम्पैक्ट कैसा होगा वो इसमें शो किया। अभी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 देखो, नॉन मॉनिटरी एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट है तो नॉमिनल वैल्यू आपको बुक करना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स पे मिला आपको ग्रांट गवर्नमेंट से, मतलब पैसा मिला है तो डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स है तो कैपिटल रिजर्व में आप दिखाएंगे। रेवेन्यू ग्रांट्स है तो पीरियड वाइज आप शो करेंगे, सपोज आपको 10 साल के लिए ग्रांट मिला है तो आप 10 साल वो इनकम 10 साल के लिए डिफर्ड कर देंगे। इस अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब ये ग्रांट्स में कोई कंडीशन थी आपने फुलफिल नहीं की तो आपको ग्रांट्स वापस देना पड़ेगा, तो सब उल्टा करना पड़ता है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कुछ किया तो वो कैपिटल रिजर्व में होगा, ओके। वापस रिपीट करता हूँ, अगर आपने गवर्नमेंट ने ग्रांट देते टाइम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई और आपने फॉलो नहीं किए तो आपको ग्रांट्स वापस देनी पड़ती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, तो शेड्यूल 3 में प्रेजेंटेशन ऐसा है कि करंट और नॉन करंट। करंट मतलब विद इन 12 मंथ्स में आप लिक्विडेट करेंगे, और उसका वैल्यूएशन उन्हें कैसे, परचेज प्राइस और अदर एक्विजिशन प्राइस, और प्रॉफिट और लॉस होता है तो अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट एंड प्रॉफिट, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और अगर लॉस होता है तो पे एंड डेबिट में जाए। डिविडेंड जो बुक होगा वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से बुक करना पड़ेगा कि अगर एजीएम होता है तो आप डिविडेंड बुक कर सकते हैं।
उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हर साल तो नहीं रहता है, हर एक कंपनी में भी नहीं रहता है। अगर कोई आया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अप्लाई करना पड़ा। और ध्यान रखना कि इसमें कैसा रहता है, कोर्ट ऑर्डर रहता है इसमें, और कंपनी एक्ट 2013 में प्रोसीजर बताया अमलगमेशन, वो फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ये पुलिंग में 2 मेथड है, पुलिंग मेथड और परचेस मेथड, उसमें कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व फॉलो होता है। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, जिसमें सर्विस रेंडर बाय द एम्प्लॉयज़, उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मतलब टर्मिनेशन बेनिफिट्स, वो देखो प्रोवाइड करना, ये क्यों बोला है, अगर ये प्रोवाइड नहीं करेंगे ना तो सडनली आपके प्रॉफिट लॉस में एक बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। इसीलिए एक्चुअल वैल्यूएशन से रिपोर्ट लेते हैं, और इसमें भी क्लासीफाई करते हैं करंट और नॉन करंट। ओके, समझा ना, अगर नहीं एक्चुअल वैल्यूएशन इससे करेंगे ना तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पैनल। अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल देखो ना एमटीएनएल में सडनली वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है, तो उससे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो भी, क्योंकि बड़ा लॉस दिखेगा। तो ये सब एजम्पशन जो है एक्चुअल कर लेते हैं, और उस बेसिस पे वो कैलकुलेट करके देते हैं, वैसा अपने डे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट पीएनएल में कब शो करना है, इंटरेस्ट फिक्स एसेट में कब एडिशन करना है, ये बोरिंग कॉस्ट में दिया है। क्वालिफाइंग एसेट एक डेफिनेशन दिया है, क्वालिफाइंग एसेट इसमें बोरोइंग कॉस्ट में, कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे अगर बोरोड फंड लिया है तो वो कैपिटलाइज होती है। सेसेशन आफ्टर कंप्लीशन, मतलब एक बार एसेट कंप्लीट हो तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट पीएनएल में जाता है। 70 सेगमेंटल रिपोर्टिंग में, ये मतलब यूजर्स रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसमें एक टेस्ट भी दिखा है कि अगर ये टेस्ट वो फुलफिल हुआ ना तो सेगमेंटल रेवेन्यू प्रेजेंटेशन कंपलसरी है। सॉरी, इसमें बिजनेस सेगमेंट है, प्रोडक्ट वाइज एंड जियोग्राफिकल, मतलब कंट्री वाइज आपको दिखाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, मतलब जो भी अगर आपको रीजन वाइज दिखाना है, या कंट्री वाइज मतलब यूएसए कितना है, दुबई कितना है, ऑस्ट्रेलिया कितना है, तो वो आप दिखा सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। देखो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ये क्यों लाया मैंने, ये जनरली ना आर्म्स लेंथ में ट्रांजेक्शन होते हैं। आर्म्स लेंथ मतलब क्या, मतलब थर्ड पार्टी जो परचेस करती है उसको 100 रुपया भाग, और कोई रिलेटेड पार्टी है उसको 70 रुपये में, और होता है ना, कोई भी पॉसिबल ही है यार, क्योंकि रिलेटेड पार्टी है तो उसको कम प्राइस में बेचेंगे। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, और सब वो फेस पे लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 लाया, कि सो दैट भाई सब डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट हो, और अपने को थर्ड पार्टी को मालूम भी हो कि कितना उन्होंने ट्रांजैक्शन किए हैं। और यहाँ पे देखो होल्डिंग सब्सिडरी का जनरली रिलेटेड पार्टी में, या एक पार्टी दूसरी पार्टी को कंट्रोल करती है तो वो रिलेटेड पार्टी में है। और रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में, वो उस बेस पे अपने को देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। लीज में, मैंने लीज में आपको बताया कि फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। सिंपल भाषा में ऑपरेटिंग लीज मतलब एकदम सिंपल भाड़े, भाड़े पे आपने एसेट लिया तो आप भाड़े का इनकम उसको देंगे, लेकिन बोलते टाइम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में आपने क्या किया, आपने, आपके पास पैसा नहीं था, सामने वाले से बोला कि भाई तू मेरे को फाइनेंस कर दे, तो मैं एसेट मेरे फिक्स एसेट में शो करूँगा, मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूँगा, और हर साल तुझे मैं फाइनेंस लीज चार्जेस पे करूँगा। ओके, तो ये देखो लीज का अकाउंटिंग भी मैंने यहाँ पे शो किया। फाइनेंस लीज होगा तो आप डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट क्लेम कर सकते हैं, और फाइनेंस चार्जेस आप पीएनएल में शो कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लीज होगा तो एज पर स्टेट लाइन बेसिस आप उसको भाड़ा मतलब पे करेंगे। लेजर क्या करेगा, जिसने फाइनेंस किया तो वो क्या दिखाएगा, जो रिकवरेबल अमाउंट है ना फाइनेंस का, जितना उसने फाइनेंस किया वो एसेट में रिसीवेबल अमाउंट दिखाएगा, और फाइनेंस इनकम पीएनएल में दिखाएगा कि भाई इंटरेस्ट कॉस्ट इतना मुझे मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस। ऑपरेटिंग लीज रहेगा, ऑपरेटिंग लीज तो इस एसेट तो ओनर और सामने वाले के पास रहेगी, क्योंकि भाड़े पे सिंपल भाषा है, और लीज इनकम वो दिखाएगा पीएनएल। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब ड्यूरिंग देयर मिडल में कोई शेयर्स इशू किए तो वेटेड एवरेज फॉलो करना पड़ता है। डायल्यूटिव कब होता है कि आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो उससे क्या होगा, ये ईपीएस है ना, ये जो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे,
तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर है ना उसको एक हिंट देते हैं इनडायरेक्टली कि भाई डायल्यूटिव होने वाला है, कि आगे जाके आपका ईपीएस है ना वो कम होने वाला है। तो हमेशा एक अलर्ट देते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन पर्पज, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि हर एक इन्वेस्टर को मालूम है कि मेरा एक शेयर का ईपीएस कितना है, लेकिन अगर डायल्यूट होगा तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरा कम होने वाला है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेट फाइनेंस, ये क्यों लाया मैंने दोस्तों, जब भी ना होल्डिंग कंपनी सब्सिडी में पैसा डालते हैं ना तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट थ्रू रूट होता है वो, तो उससे अगर आप स्टैंड अलोन होल्डिंग कंपनी देखेंगे तो आपको कम प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन आप कंसोलिडेट करेंगे तो रियल प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। अरे सब ग्रुप का मिला के, मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडी में और एसोसिएट में दिया है और ग्रुप को फाइनेंस दिया है, तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो रहा है तो उससे हम आप लोगों को ओवरऑल प्रॉफिट मालूम पड़ता है। अगर पूरा 100% कंट्रोल नहीं लिया तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, और इसमें टैक्स इम्पैक्ट भी दिखाना पड़ता है। और अगर इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन हुए हैं, यहाँ पे डेटर है वहाँ पे क्रेडिटर है, वो ट्रांजैक्शन निकालनी पड़ता है, गुडविल और कैपिटल जो कैलकुलेट करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 देखो टैक्स कंपटीशन में जो टैक्स आता है ना और जो प्रॉफिट एज पर कंपनीज हैं दोनों में फ़र्क है, तो वो दोनों का फ़र्क अवॉइड करने के लिए डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी शो करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है। तो इससे बहुत मालूम पड़ता है कि कंपनी अपने को लगता है कंपनी ने बहुत प्रॉफिट किया है, लेकिन एज पर टैक्स कंपटीशन में वहाँ पे टैक्स नहीं रहता है, लेकिन वो फ्यूचर में आएगा सपोज इसमें, तो वो अवॉइड करने के लिए डिफरेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, मतलब आपने मोर देन 51% इन्वेस्ट नहीं किया सब्सिडी में, आपने क्या किया है अबाउट 20% मन बिलो 50%, तो एसोसिएट बोला जाता है। तो उसका अकाउंट इक्विटी मेथड से उन्होंने बताया इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, आइडेंटिफाई गुडविल और कैपिटल, कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस, आपको फेस ऑफ द पैनल आप दिखाना पड़ेगा कि शेयर क्या है, और कैरिंग अमाउंट एडजस्टेड फॉर एनी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, इफ द इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर कंसोलिडेट फाइनेंस देन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग, मतलब दोनों में आप फिक्स एसेट में जो मेथड यूज कर रहे हैं वहाँ पे भी वही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, मतलब आपने बिजनेस क्लोज किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, तो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई क्या क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपको पीएनएल फेस में दिखाना पड़ेगा, आपने एसेट और लाइबिलिटीज जो आपने अगर सेल की होगी एडजस्ट की होगी तो आपका टैक्स इम्पैक्ट वो भी आपको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, दो फाइनेंशियल के बीच में अगर कोई ही डेट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको उसको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। जनरली मंथ एंड रहता है, तो सपोज 31 जुलाई को कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है तो जो 31 मार्च को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई है वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। ओनली थिंग एक एडिशनल मटेरियल इवेंट्स, मतलब प्रीवियस जो 31 मार्च और 31 जुलाई के बीच में कुछ मटेरियल वो डिस्क्लोजर करना पड़ा है, कंपेरेटिव आपको कंपलसरी शो करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है, नॉन मॉनिटराइज्ड हेल्प फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब आपने कोई रिसर्च वर्क किया है और उससे आगे जाके आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो और आपको प्रोबेबल है कि आगे जाके मिलेगा, मतलब कॉपीराइट से या ट्रेडमार्क है। ओके, रिसर्च है, रिसर्च एक्सपेंस अगर हुआ तो आपको पीएनएल में शो करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट एक्सपेंस बनाने के लिए तो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन, इसको सिंपल भाषा में डेप्रिसिएशन, तो बेस्ट एस्टिमेट यूजफुल लाइफ निकालते हैं और डेप्रिसिएशन उसको प्रोवाइड करते हैं। और जो भी गेन ऑन लॉस होगा जब रिटायरमेंट करते हैं डिस्पोजल करते हैं तो आपको प्रोवाइड कब होता है ये रिटायरमेंट डिस्पोजल, कि सपोज हर साल आप उसका वैल्यूएशन करते हो कि भाई वो मैंने जो लाइफ डिसाइड किया बराबर है क्या, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का कुछ इम्पैक्ट है तो आपको मालूम पड़ता है क्या इसकी लाइफ तो ख़त्म हुई, तो आपको वो रिटायरमेंट करना पड़ता है, डिस्पोजल करना पड़ता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, इसमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन है, एक जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन, जॉइंट कंट्रोल एसेट्स एंड जॉइंट कंट्रोल एंटिटीज। तो प्रेजेंटेशन सेपरेट कंसोलिडेट में दिखाया कि कैसा देता है, एसेट दैट कंट्रोल, लायबिलिटी दैट इनकर्स, एक्सपेंस दैट इनकर्स, शेयर और इनकम, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सजेस्ट किया वैसा वो अप्लाई करना पड़ता है, और उस बेस पे आप अपने का प्रेजेंटेशन करेंगे स्टैंड ऑन फाइनल कंसोलिडेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इम्पेयरमेंट टेस्ट, मतलब डिक्लाइन मार्केट वैल्यू, टेक्नोलॉजी इफेक्ट, डिक्लाइन प्रेजेंट वैल्यू, कैरिंग अमाउंट मोर देन द कैपिटल, अगर वो आपको मालूम पड़ता है कि आपने जो एसेट परचेस किया है उसकी लाइफ कम हुआ है, इंटरनल फैक्टर ऑफ सेलेंस हुआ है, कुछ तो हुआ है,
रिपेयर कॉस्ट बहुत लग रहे हैं, तो आपको वो इम्पेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करना। तो कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल, कैरिंग अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन जो करते हैं ना, तो कैरिंग अमाउंट रहती है। और रिकवरेबल अमाउंट में इतना भी पैसा ही रिकवर होगा, तो वो डिप्रिसिएशन तो आपको लॉस ऑफ पीएनएल में प्रोवाइड करना पड़ता है, और डिप्रिसिएशन आपको रिवाइज वैल्यू पे देगा। इम्पेयरमेंट लॉस ट्रीटेड एज अ रिवैल्यूएशन डिक्रीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी होता है, कभी कभी मालूम अरे ये आपने गलती से इम्पेयरमेंट प्रोवाइड किया है, लाइफ तो अच्छा दे रही है ये फिक्स एसेट। देखो जिस दिन एजम्पशन किया उस दिन के सब फैक्टर उन्हें कर सकते, लेकिन आप एक साल के बाद मान लो अरे वो एजम्पशन हमने किया तो वो नहीं आ रहे, ये लाइफ अच्छी दे रहे, फिक्स एसेट अच्छी दे रहे, तो आपको वो रिवर्स करना पड़ता है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 दैट इज प्रोविजन कंटिजेंसीज लायबिलिटीज एंड एसेट्स। दोस्तों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंटेंशन क्या है कि अगर प्रोविजंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सब्सटेंशियल एस्टिमेशन देखा कि वो आपने एक प्रोविजन कौन से बेस पे किया। कंटिजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन कि भाई ऑब्लिगेशंस है डे टू पास्ट इवेंट या मतलब कोई कोर्ट केस मैटर हो, तो अनलेस एंड अनटिल अगर कंफर्म हुआ ही है कि भाई देना ही है तो ही आप उसका पेनल में इम्पैक्ट दो, अदरवाइज वो डिस्क्लोजर कीजिए। कंटिजेंट एसेट में भी वैसा है कि भाई इंश्योरेंस क्लेम आने वाला है लेकिन आपको कंफर्मेशन का लेटर ही नहीं मिला है, तो कंटिजेंट एसेट नहीं बुक करना है आपको अनलेस एंड अनटिल के इन्फो आने वाला है तो ही। तो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज रिव्यू ईच बैलेंस शीट डेट, हर साल आपको प्रोविजन रिव्यू करना है। कंटिजेंट लायबिलिटी नॉट टू बी रिकॉग्नाइज आपको प्रोवाइड नहीं करना है, नोट्स टू अकाउंट में दिखा सकते हैं। ओके, और आउटफ्लो अगर कंफर्म हुआ कि भाई इतना देना ही है तो ही आप पीएनएल में उसका इम्पैक्ट दीजिए। कंटिजेंट एसेट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज आप पीएनएल में नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे कि भाई इतना आएगा, आने का चांसेस है। अगर कंफर्म हुआ है तो आप पीएनएल में इम्पैक्ट दें, आपका अगर लेटर मिला है तो। ओके, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये यूट्यूब लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी ये लेक्चर का यूट्यूब लिंक आप शेयर करें कि सो दैट उनका भी नॉलेज बढ़े और आपका भी नॉलेज बढ़े। ओके, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो बेसिक नॉलेज ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मार्केट में उसका बहुत डिमांड है। तो अगर अपने को बेसिक नॉलेज होगा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो अपने को उससे बहुत फ़ायदा होगा। ओके, चलो बाय।